नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। हमने कल वाली कक्षा में पढ़ा था कि यस, पी और डी कक्षक वाले हमें इनकी कक्षकों के बारे में पढ़ लिया था। इनकी कक्षकों की आकृतियाँ किस प्रकार होती हैं। अब इन पर लिखी हुई हैं परिभाषाएं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, आबो सिद्धांत पर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार कक्षकों में रखा जाता है उनको देखेंगे। तो कक्षकों की आकृतियों पर क्या लिखा हुआ है? परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ। किसी परमाणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने के लिए प्राप्त तरंग फलन साइन का कोणीय घटक, ये कोणीय घटक के सभी थे। कोणीय घटक की सहायता से प्राप्त किए गए कोणीय प्रायिकता वितरण वक्रों के आधार पर हमने परमाणु कक्षकों की आकृतियों को प्राप्त किया था। इस अध्ययन के अनुसार हमने एक्स कक्षक की आकृति को गोलाकार, पी कक्षक की आकृति को डंबलाकार और डी कक्षक की आकृति को हमने डी डंबलाकार देखा। किंतु अपवाद के स्वरूप हमने देखा कि डी जेड स्क्वायर उसकी आकृति अन्य डी कक्षकों की आकृतियों से भिन्न थी। कैसे भिन्न थी? कि जिसमें एक डंबल जो जेड अक्ष पर विन्यासित था तथा दूसरा इस डंबल के लंबवत एक इलेक्ट्रॉनिक घनत्व की एक वलय नाभिक के चारों ओर वितरित रहती है। ये हमने डी स्क्वायर में देखा था। क्या? ये देखिए आप कि डी स्क्वायर में एक जेड अक्ष पर जो डंबल था वो जेड अक्ष पे था और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो वलय थी वो वलय जो मूल बिंदु था उसकी चारों ओर विन्यासित थी। ठीक है, तो ये वलय हो गई और ये जेड अक्ष पर क्या हो गया? ये डंबल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए, किसी परमाणु अथवा आयन में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कक्षकों में व्यवस्थित वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कि परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन को हमें किस प्रकार व्यवस्थित करना है, वो व्यवस्थित करना है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी परमाणु या आयन के लिए न्यूनतम ऊर्जा का सर्वाधिक स्थायी विन्यास ही सर्वाधिक स्थायित्व स्वीकार करता है। अर्थात सर्वाधिक स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए आपबो सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं आपबो सिद्धांत कैसा है और उसके अनुसार अधिक स्थायी विन्यास क्या होता है। तो आपबो सिद्धांत, यह सिद्धांत किसी परमाणु अथवा आयन में विभिन्न कक्षकों के लिए ऊर्जा का आरोही क्रम निर्धारित करता है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर को। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार निम्न 3 नियमों की सहायता से किसी परमाणु अथवा आयन के लिए सर्वाधिक स्थायित्व विन्यास प्राप्त किया जा सकता है। और ये नियम आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि पावली का अपवर्जक नियम। ठीक है, दूसरा होता है हमारे उंड का अधिकतम बहुलकता का नियम और तीसरा होता है हमारे n+l का नियम। ठीक है, अब इन नियमों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट नियम है हमारा पावली का अपवर्जन का सिद्धांत। पावली के अपवर्जन सिद्धांत, पावली के अनुसार किसी परमाणु अथवा आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं उसका अभिलाक्षणिक गुण है। हमने इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं देखी। कौन सी देखी? मुख्य द्विगांशीय, उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ये सभी इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन जाने के लिए वो अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करती हैं। ये सही बात है। उसके बाद क्या कर रहा है? अतः परमाणु या आयन में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। यानी कोई भी, जैसे कोई भी परमाणु या आयन हो गया, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उनकी क्वांटम संख्याओं को एक साथ देखेंगे, जैसे मैंने 2s की 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की आप चारों क्वांटम संख्या n l m n देखेंगे, s हो गया, n l m s देखेंगे, तो इनकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ये तीनों बराबर हो सकती हैं परंतु s और s कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कब? जब एक ही इसमें क्या देखें? कक्षक में देखें। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं होती। ठीक है, पावली के अनुसार यदि 2 इलेक्ट्रॉन समान कक्षा में उपस्थित हों तो उनकी n l व m क्वांटम संख्या समान होगी, किंतु चक्रण क्वांटम संख्या s के मान सदैव भिन्न होंगे। जैसे जैसे उदाहरण के रूप में क्या लिख रखा है? मैग्नीशियम ले रखा है। कितने होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2
2p6 और 3s2। अब आप 3s में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3s में प्रथम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन, प्रथम इलेक्ट्रॉन, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए तो कौन सी कक्षा है ये, थर्ड, तो n बराबर 3 है। और यस वाला है तो यस वाले के लिए मैंने बताया था कि वो जैसे मैंने ये मैंने बता रखा है आपके लिए, जैसे यहाँ आप देखेंगे ऊपर निकालेंगे तो ये सारणी, ठीक है, ये वाली रही, ये देखिए आप, मैंने ये बता रखा आपके लिए कि n बराबर 0 है तो 0 यस होगा, ठीक है, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। बस यही तो दिखा रहा है यहाँ भी, आप इस पे देखिए, ये भी यही दिखा रहा है। यस है तो यस के लिए यल का मान क्या होगा, 0, तो यल बराबर 0, यानी यल बराबर 0 होगा। उसके बाद यल का मान 0 है तो यम का मान भी 0 होगा। और यस क्या होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, यस में कैसे आएगा, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, तो ये कौन सा है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मान क्या होता है, +1/2 होता है, ठीक। अब 3s में आप द्वितीय इलेक्ट्रॉन को देखिए, या दूसरा इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो कक्षक तो वही तीसरा, यल की वैल्यू यस, तो यस पर तो 0 और यम बराबर क्या होगा 0, यल बराबर 0 है तो एम बराबर भी 0, परंतु यस क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वामावर्त होगा, वामावर्त होगा, यानी इसकी मान 1/2 होगा। अब यहाँ ये तीनों एन बराबर 3 है, एन बराबर 3 है, यल बराबर 0 है, यल बराबर 0 है, यम बराबर 0 है, यम बराबर 0 है, परंतु यहाँ यस बराबर प्लस के 1/2 है, यहाँ यस बराबर माइनस के 1/2 है। तो ये तीनों एन एल एम का मान तो बराबर है, परंतु यस का मान बराबर नहीं है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन जो सेम कक्षा में थे, उसके सेम कक्षा में थे, उनके इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती। यही पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है, ठीक है। अब आप इसे परीक्षा में अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये जमा के लिखेंगे तो उसे उदाहरण के साथ लिखेंगे तो उससे क्या है, एग्जामिनर पर एक प्रभाव पड़ता है और नंबर देने की संभावना ज्यादा है कि नंबर न काटे। जैसे मैग्नीशियम का देख लीजिए, ये विन्यास हो गया, प्रथम इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो यहाँ यस प्लस 1/2 है और यहाँ यस का मान यानी चक्रण क्वांटम संख्या एक माइनस के 1/2 है, जबकि यहाँ तीनों क्या है, सेम है, यही तो है, ये आपके लिए दर्शा रहा है। तो ये हो गया हमारा पावली का अपवर्जन का सिद्धांत। उसके बाद दूसरा सिद्धांत है हमारा हुंड का नियम, अधिकतम बहुलकता का नियम। अब ये क्या कहता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावली हो गया, अपवर्जन हो गया, एन प्लस एल का सिद्धांत हो गया, ये डायरेक्ट भी परीक्षा में आ जाते हैं। कुंड के अनुसार किसी परमाणु या आयन के लिए अधिकतम चक्रण बहुलकता युक्त विन्यास सर्वाधिक स्थायी होते हैं, यानी जिनकी चक्रण बहुलकता का मान अधिक होगा वह विन्यास सर्वाधिक स्थायी होगा, अर्थात विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। यानी चक्रण क्वांटम चक्रण क्या है, चक्रण बहुलकता है, यानी ये यस वाली। अब यस जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा होगी, यानी यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल जैसे यहाँ भरेंगे आप पी में, तो पी में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये 3 है तो इसकी चक्रण बहुलकता अधिक होगी, क्योंकि 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 होंगे, मान लो जैसे 3 है तो इसमें से 2 में ही भरे हुए हैं, तो इनकी चक्रण बहुलकता कम होगी तो इनका स्थायित्व भी कम होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। हो गया, एग्जाम्पल ले रखा है हमारे नाइट्रोजन वाला, ठीक है, तो नाइट्रोजन वाले को देख लेते हैं। हो गया ये देखिए, इससे जैसे कि 7n यानी नाइट्रोजन ले रखा है के लिए निम्न प्रकार से 2 विन्यास संभव। अब ये नाइट्रोजन में देखेंगे, नाइट्रोजन 7 और नाइट्रोजन 7 2 विन्यास हैं, एक विन्यास को इधर लिख देते हैं, एक विन्यास को इधर लिख देंगे। तो 7n है तो इसके लिए विन्यास क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 कितने हो गए, 4 हो गए, और 2p3 4 3 7 हो गए। ये हमारे इधर होगा, क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब विन्यास को कैसे लिखेंगे, तो यस होगा तो ये यस वाला हो गया एक, ये 2s वाला हो गया और ये p वाला हो गया,
3 बॉक्स, ये एस वाला हो गया, ये 2s वाला हो गया और ये हमारा p वाला हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों को रखने की तरीका अलग अलग हो सकता है, तो मैंने इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे रखे, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। वैसे ही अब इसमें रखेंगे तो 1s के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2s के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2p में मैंने इसको क्या कर दिया, अयुग्मित नहीं रखा, क्या कर दिया, एक को युग्म बना दिया, यानी 2 को एक साथ रख दिया और एक को इसमें रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका परिणामी चक्रण क्या होगा। अब इसका चक्रण निकालते हैं तो चक्रण क्या होगा, ये भी दक्षिणावर्त, ये भी दक्षिणावर्त, ये भी दक्षिणावर्त, तो 3 दक्षिणावर्त हो गए तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो कितने हो गए, 3/2 हो गए, ठीक है। जोड़ देंगे 3/2 हो गए। इसका निकालेंगे तो यहाँ तो ये प्लस 1/2 है तो इसका चक्रण निकालेंगे तो इसका चक्रण क्या होगा, ये दक्षिणावर्त, ये भी दक्षिणावर्त, तो दो दक्षिणावर्त यानी प्लस के 1/2 प्लस 1/2, ये वामावर्त तो माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 से प्लस का 1/2 कट गया, तो इसका चक्रण कितना आया, इसका 1/2 आया, ठीक है। अब चक्रण बहुलकता, तो चक्रण बहुलकता का सूत्र क्या होगा, चक्रण बहुलकता, चक्रण बहुलकता होती है 2s + 1। ये क्या है, चक्रण। अब चक्रण देखिए, फर्स्ट वाले के लिए, इस वाले के लिए चक्रण देखेंगे, चक्रण बहुलकता देखेंगे तो 2s + 1 कितना आएगा मान, 2 × 3/2 + 1, 2 से 2 कट गया, चक्रण बहुलकता कितनी है, 4, ठीक है। यहाँ चक्रण बहुलकता निकालेंगे, मान रखो 2s + 1, मान रखेंगे इसमें तो क्या आएगा, 2 × 1/2 + 1 कितना आया, 2 से 2 खत्म, 1 1 कितना हो गया, 2, तो यहाँ चक्रण बहुलकता कितनी है, 2, जबकि यहाँ चक्रण बहुलकता कितनी है, 4। किसकी चक्रण बहुलकता ज्यादा हो गई, इस वाले विन्यास की, जबकि परमाणु सेम है, विन्यास सेम है, परंतु जो उपकोष में रखा तो उपकोष में रखने के अलग अलग तरीके, तो जिसमें अयुग्मित इसमें ज्यादा है, इसमें 3 अयुग्मित है, इसमें एक ही युग्मित है, इस वजह से इसमें चक्रण बहुलकता ज्यादा है। यही तो परिभाषा कर रहे हैं कि जिसमें विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे तो उसमें चक्रण बहुलकता अधिक होगी, और चक्रण बहुलकता अधिक है तो उसका स्थायी अधिक है, और स्थायित्व को तो सब पसंद करते हैं, बने रहें उसको ही तो सब पसंद करते हैं, स्थायित्व को ही। तो यही है कुंड का नियम समझाना चाह रहा है। आप देख लेंगे एग्जाम्पल ये लिख रखा है जिससे आपको पढ़ते वक्त समझ में आए। ये 7 यानी इसका विन्यास ये पहला वाला जो मैंने समझा रखा है उस पर है, और इसकी चक्रण क्वांटम संख्या ये जोड़ कर कितनी हो गई, 3/2 हो गई, और चक्रण बहुलकता हो गई तो चक्रण बहुलकता कितनी हो गई, 4 आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट की चक्रण बहुलकता 4 है। फिर दूसरा वही दूसरा विन्यास रखकर देखा तो इसमें युग्म बना दिया, इसमें अयुग्मित 1 है तो अयुग्मित 1 है तो परिणामी चक्रण कितना आ गया, 1/2, और चक्रण बहुलकता को मान रखने पर कितना है, चक्रण बहुलकता 2। तो किसकी चक्रण बहुलकता है, इसकी ज्यादा है, इसकी 4 है, इसकी 2 ही है, तो चक्रण बहुलकता अतः स्पष्ट है कि अधिकतम बहुलकता प्रथम विन्यास है, अतः यह स्वीकार्य है, ठीक है। ये स्वीकार्य हो गया यानी ये अधिक स्थायित्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा n+l का नियम। n+l का नियम क्या कहता है, यह नियम किसी परमाणु या आयन में विभिन्न उपकोषों के ऊर्जा के आरोही क्रम को निर्धारित करता है, यानी कोई भी परमाणु या आयन में उसमें उपकोषों की ऊर्जाओं को आरोही क्रम में निर्धारित करता है। जो उपकोष होते हैं s p d f, उनकी ऊर्जाओं को आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करिएगा, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम हो। यदि 2 या अधिक उपकोषों के मान बराबर हो तो उन उपकोषों में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान कम होता है। कहना क्या चाहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन है इसमें n+ का l का मान देखेगा, जिसमें n+l का मान कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है, जिसके लिए n+l का मान क्या है, कम है, कम होना चाहिए। परंतु यदि 2 के लिए n+l का मान सेम हो, n+l इसके लिए भी सेम है और n+l दो सेम हो गए तो फिर किस में जाएगा, फिर उसमें n का मान देखा जाता है कि n का मान किसमें क्या है। n का मान देखिए आप कि यदि बराबर हो तो उसमें उपकोष में प्रवेश करेगा जिसमें n का मान क्या हो, कम हो।
अब n का मान देखिए किस में कम है, कौन सी कक्षा में कम है। तो जैसे मान लो जैसे n प्लस यल, यहाँ जोड़ के 5 आया, तो कैसे आया 2 प्लस या कोई कैसे भी संख्या मान लो 3 बराबर कितना 5 आया। एक मान लो 3 प्लस 2 इसी भी आ सकता है। तो यहाँ ये n दोनों n प्लस यल 5 है, इसमें भी 5 इसमें भी 5, इसमें जाएगा फिर। तो फिर देखेंगे कि n का मान कहाँ कम है, तो n का मान यहाँ कम है तो फिर इसमें जाएगा, इस वाले में मान जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। अब ये देखते हैं एक किस प्रकार बना रखा है। ये देखिए उपकोष है, सभी उपकोष दे रखे हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, ये सभी क्या दे रखे हैं उपकोष दे रखे हैं। अब आप देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, कौन सी चीज बताई थी कि 0 1 2 3 इसके लिए एस पी डी एफ होता है। ठीक है, यल के लिए आप याद रखेंगे। तो यहाँ तो कौन सी कक्षा है ये 1, तो 1 के लिए ये का मान 1 हो गया। आगे क्या है जिसके यस के आगे 2 हैं तो ये इनका 2 मान हो गया। जिस यहाँ 3 है तो इसके लिए 3 मान हो गया। यहाँ कितना है 4 है तो इनका मान 4 हो गया। इस प्रकार दे रखा है यहाँ 7 है तो इसका मान 7 हो गया, ये भी 7 है तो 7 हो गया। ठीक है, अब यल का मान कैसे डिसाइड करेंगे कि कक्षक कौन सा है। यस कक्षक है तो 0, पी कक्षक है तो 1, डी कक्षक है तो 2, एफ कक्षक है तो 3। ठीक है, यहाँ देखिए आप यहाँ कौन सा कक्षक दे रखा है आपको यस वाला, यस कक्षक दे रखा है यानी यल का मान 0 हो गया। यस कक्षक दे रखा है इनका मान 0 है। यहाँ पी दे रखा है पी के लिए कितना 1, तो पी के लिए 1 हो गया। यहाँ यस है तो यस के लिए 0, यहाँ पी है तो पी के लिए 1। जैसे एफ है तो एफ के लिए 3 लेते हैं तो 3 हो गया यल का मान। यहाँ डी है तो डी के मान लिए 2 ले गया। ठीक है, पी है तो पी के लिए 1 लेते हैं, ये मैंने लिख रखा है यहाँ। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे। अब एन प्लस यल टोटल करना है हमें, तो पहले टोटल कर देते हैं एन प्लस यल, यानी एन प्लस यल जोड़ देंगे सबको जोड़ रखा है। 4 3 7 हो गया, 4 0 कितना हो गया 4 हो गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया। इस प्रकार ऐड कर रखा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा जिसमें एन प्लस एल का मान किसमें होगा सबसे कम होगा। अब सबसे कम क्या है यहाँ, तो सबसे पहले आपको पता भी होगा कि हम बढ़ते वक्त किसमें बढ़ते हैं 1s में ही बढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आगे वाले में बढ़ते हैं। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे कंप्लीट, तभी तो आगे वाले में जंप करते हैं 2s में जाते हैं, यानी इसमें एन प्लस एल का मान क्या होता है सबसे कम होता है, यह आपको दिख भी रहा होगा। फिर उसके बाद 2s में बढ़ते हैं। ठीक है, 2s में बढ़ते हैं, यहाँ 2s का मान 2 ही है। उसके बाद 3s में थोड़ी बढ़ेंगे, 3s में तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है, और 2p में भी क्या है। अब यहाँ देखिए आप थोड़ा सा और समझना है बस, जिसमें आपको ये तो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है ना यार, थोड़ा सा समझोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसे मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, इधर थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ क्या ध्यान देना है कि जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है 1s, 1s के लिए क्या है n बराबर 1 है और यल बराबर क्या है 0, तो इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा n प्लस यल 1। ठीक है, फिर 2s आया, 2s के लिए n बराबर क्या है 2 प्लस 0 क्या आया 2। फिर 3s आया, नहीं 2p आया, 2p के लिए n बराबर तो 2 है और p बराबर 1 है, तो कितना आया 3। फिर 3s के लिए देखेंगे तो 3s में क्या आ गया 3 प्लस 0 बराबर 3। अब मैंने ये तो समझा दिया आपको कि 1s है तो सबसे पहले 1s में बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको मान ही n प्लस यल का देखना है, तो किस में कम है तो 1s में कम है, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉनों को भरो। फिर n प्लस यल का मान किसमें है, उसके बाद एक के बाद 2 आता है, तो इस और दूसरे वाले में बढ़ते हैं 2s में बढ़ते हैं। पर दिक्कत तो यहाँ आएगी ना कि 2p का मान और 3s का मान दोनों की n प्लस यल तो 3 ही है, इसके लिए भी मान 3 है और इसके लिए भी 3 है, तो इसमें किसका भरे। तो मैंने बताया था कि n प्लस यल का मान अगर बराबर आ जाए, अब यहाँ बराबर आपको दिख रहे होंगे, परंतु फिर किसको देखते हैं n का मान, तो n का मान देखिए n का मान यहाँ कितना है 2 ही है, और यहाँ n का मान कितना है 3 है। मैंने कहा था कि n का मान जिसके लिए कम है, तो यहाँ n का मान किसके लिए कम है 2p के लिए, तो हम 1s 2s फिर 2p को तो बढ़ते हैं ना। ठीक है ना, तो 2p को बढ़ते हैं, फिर उसके बाद 3s को देखते हैं तो 2p को बढ़ते हैं। बस यही कारण है कौन सा कि n का मान यहाँ क्या होता है कम होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ नहीं आएगा, इस वाली यूनिवर्सिटी के कोटा के पेपर में नहीं आएगा, बीएससी में नहीं आएगा, कंपटीशन में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कंपटीशन ही है। तो
तो वहाँ आपको ये समझने, क्योंकि वहाँ जो मास्टर पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाएगा तो वो इतना गहराई से थोड़ी समझाएगा, ठीक है। ये सब हमें छोटी क्लासों में समझाए जाते हैं, उसके बाद में तो ये धड़ाधड़ से काम चलता है। अब देख लेते हैं आगे, ये मैंने आपको कर दिया। उसके बाद इनको आरोही क्रम में जमा देते हैं। उपरोक्त n प्लस एल के मानों के आधार पर विभिन्न उपकोषों के लिए ऊर्जा का आरोही क्रम निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अब ये जो बनी हुई है, ये आपको बनानी भी आती होगी, क्योंकि ये 12th क्लास में भी बनवाई जाती है। पर मैं एक बार और बना देता हूँ, किसी प्रकार लिखते हैं इनको, याद कैसे करते हैं। 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, और कितना हो गया 8 ईयर्स। उसके बाद 2 से पी किसे 2 से शुरू होता है, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p और 8p। उसके बाद D3 से शुरू होता है, तो D3, 3D, 4D, 5D और 6D। अब ये क्या है, ये इसको लिखते नहीं है, क्योंकि जो ये 8 वाली कक्षा है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है, फिर हमारे पास तो देखेंगे तो लिमिटेड है, इस वजह से फिर इसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। वो तो मैंने लिख दिया ऐसे क्रम से। उसके बाद F किससे 4 से शुरू होता है, तो 4F और 5F तक चलता है, ठीक है। अब आप इस पर देखेंगे, यहाँ से तीर चलती है, ये वाली तीर सबसे पहले, फिर ये वाली तीर, उसके बाद फिर ये वाली तीर ऐसे, फिर ये वाली ऐसे चलती हुई, और इस प्रकार लाइन से ये ऐसे लाइन से चलती है। अब देखिए यहाँ से लिखता है, ये और ये हो गया, उसके बाद ये और ये होगी, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, 1 ईयर्स, फिर ये वाली तो 2 ईयर्स, फिर ये वाली तो 2p, फिर उसके बाद 3 ईयर्स, 2p, 3 ईयर्स, और ये से ही चलती जाएगी, फिर 3p, फिर उसके बाद 4 ईयर्स, तो ये 4 ईयर्स, फिर उसके बाद में ये वाली 3d, 3d, 4p, 4p, फिर 5 ईयर्स आएगा, तो 5 ईयर्स, फिर उसके बाद में 4d, तो 4d, फिर 5p, ऐसे चलेगी ये, ठीक है। ये लाइन से चलते हैं, कैसे चलेगी, पहले ये वाली, फिर 2 ईयर्स, फिर 2p, 3 ईयर्स, फिर 3p, 4 ईयर्स, फिर 3d, 4p और 5 ईयर्स, उसके बाद 4d, 5p और 6s, 4f, 5d, 6p और 7 ईयर्स, 5f, 6d, 7p और 8s। ये इसके जमा रखा है आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। इस प्रकार लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम, कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दे रखे हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है हाइड्रोजन का, तो हमें पता है कि यस को सबसे पहले लिखते हैं, यस वन को, तो यस वन पे इन्होंने, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो यस को मैंने यस पर रखा। फिर हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भी हमने 1 यस को कंप्लीट भरेंगे, उसके बाद 2 यस पे जाएंगे, क्योंकि 1 यस के लिए n प्लस एल का मान क्या होता है, कम होता है, तो 1 यस को पूरा भरा। उसके बाद लिथियम, अब लिथियम के पास 3 हो गया, तो 1 यस को पूरा भरेंगे, फिर 2 यस के बाद सी के पास क्या है, ये 1 है, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम में जाएंगे, फिर बोरॉन पे जाएंगे, ऐसे ही, तो बेरिलियम, बेरिलियम पे 1 यस 2, 2 यस 2 हो गया, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। अब बोरॉन ने लिख रखा है एग्जाम्पल में, कार्बन ले लिया, 6 होते हैं कार्बन के पास, तो पहले 1 यस 2 को भरेंगे, फिर 2 यस 2 को भरेंगे, 2 यस 2 हो गया, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने होते हैं 6, तो 2 बच गई, तो पी को लाएंगे, किसको लाएंगे, 2p को लाएंगे, तो 2p हो गया, ठीक है। इस प्रकार जिसे नियोन पे देखेंगे, नियोन पे देखेंगे तो 1 एस 2, 2 एस 2 और 2p 6, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले 1 एस को भरेंगे, 1 एस को भरेंगे पहले, फिर 2 एस को भरेंगे, फिर 2p को भरेंगे, 2p को भर दिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहीं खत्म हो गए। या फिर इसे हम लिख सकते हैं, जो हमारी अक्रिय तत्व, मतलब अक्रिय गैसें होती है, उनको लिखकर फिर उसके बाद के विन्यास को भी लिख देते हैं। जैसे हीलियम, हीलियम के लिए क्या होता है, 1 एस 2 होता है, तो 1 एस 2 को मत लिखो, आप केवल हीलियम लिख दो, हीलियम लिखो या 1 एस 2 लिखो, दोनों क्या है, बात सेम ही है। इस प्रकार देखी जाती है। उसके बाद सोडियम में देखेंगे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो ये सोडियम लिख दिया, सोडियम की इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, उसके बाद फिर आप नियोन गैस को लिख दिया, यानी 10 तक तो मैंने भर दिया। अब तीसरी मेरी कहाँ से शुरू होगी, 3s2 से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन में कहाँ भरूंगा, 3s2 पर, ठीक है। इस प्रकार होता है, 3s2 नहीं होगा, यहाँ 3s1 होगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये इस प्रकार ये आर्गन लिख रखी है, ऐसे ऐसे कर रखी है, आप ये विन्यास देख लेंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हम नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्या है हमारा, नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु के उपकोषों का कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को निश्चित क्रम में भरना या व्यवस्थित करना है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी परमाणु की जो उपकोष होते हैं, उपकोषों में आप इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं, यही हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखेंगे, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आफुलों के अनुसार, यानी वही 3 नियम, कौन कौन से, एक तो कौन कौन से थे हमारे 3 नियम, 3 नियम देख लेंगे आप, n+1 का था, उसके बाद उंड का था, पावली का अपवर्जन नियम था, ठीक है, इन तीनों को, और उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है, आयन के लिए, अब जो आयन होते हैं हमारे, उनको कैसे बढ़ते हैं, सर्वाधिक या सर्वप्रथम तो उदासीन परमाणु का विन्यास लिखते हैं। पहले तो उदासीन परमाणु, जिसे मैंने लिख रखा था ना, हीलियम, नियोन, जिसे ऐसे गैसों का उदासीन परमाणु का विन्यास लिखते हैं। उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षा कक्षा के पहले क्रम में जमाते हैं, या नमाते नहीं है, जमाते हैं, आवेश के अनुसार अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन डालते या निकालते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जमाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट दे रखा है कि अर्धपूरित या पूर्णपूरित उपकोषों का स्थायित्व सर अर्धपूरित स्थायित्व अधिक होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे डी, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने में आते हैं, जैसे मैं देखा हूँ यहाँ, तो डी हमारा ऐसे होता है, 5 कक्ष होते हैं इसमें, चेंबर, 5 चेंबरों में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, यानी हमारे डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। या तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो वो ज्यादा स्थायी होगा, या फिर डी में 5 इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि या तो डी के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हों या फिक्स आधे इलेक्ट्रॉन भरे हों। ऐसा नहीं है कि डी में 4 हो तो 4 वाला अधिक स्थायी नहीं होगा, डी 5 वाला अधिक स्थायी होगा, बस ये समझाना चाह रहा है कि अर्धपूरित P3, जैसे P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, या फिर पूर्णपूरित P में 6 और D में 10 होते हैं। अब यहाँ D3 नहीं है, यहाँ D5 है, ऐसे मिस्टेक कर रखी है, यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ लिख लेंगे कितना, 5, 5 होते हैं यहाँ, ये वाला का विन्यास युक्त परमाणु अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनके 2 मुख्य कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम परीक्षाएं देते हैं उनमें ये ज्यादा पूछे जाते हैं या कॉन्सेप्ट बनते हैं इस वाले टॉपिक से। तो अर्धपूरित या पूर्णपूरित अवस्था में परमाणु सममित होते हैं। पहला ये कारण है कि कौन सा, कि सममित अवस्थाएं पाई जाती हैं, सिमेट्री होती है। दूसरा कारण क्या है कि अर्धपूरित व पूर्णपूरित अवस्थाओं में संयोजी उपकोषों के सभी कक्षक इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान हो जाता है, और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। अब ऊर्जा मुक्त होगी तो एनर्जी कम होगी और अधिक स्थायी होगा, विनिमय ऊर्जा कहते हैं, और उसी जो ऊर्जा मुक्त हुई उस ऊर्जा को हम कहते हैं विनिमय ऊर्जा। अब ये पॉइंट नहीं है, विनिमय ऊर्जा मुक्त होने के कारण परमाणु की ऊर्जा कम स्थायित्व अधिक, और अतः क्या करना चाहते हैं, विनिमय ऊर्जा मुक्त होने के कारण परमाणु की ऊर्जा कम और स्थायित्व अधिक हो जाता है, क्योंकि परमाणु की ऊर्जा कम होगी तो इसकी स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः अर्धपूरित व पूर्णपूरित उपकोषों कोष युक्त परमाणु अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं, यानी अन्य उपकोषों की तुलना में जो हमारे अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोष हैं वो अधिक स्थायी होंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, कौन सा, ये देखिए आप, कि D4 को हम D5 में चेंज कर देते हैं। कहीं कहीं आप देखो यहाँ क्या देगा, Cr कितना दे रखा है, 24, 24 पे आता है तो 24 हो गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, ये आप देख रहे होंगे। तो इसके लास्ट में आप देख रहे होंगे कि 4s2 और 3d4 आ रहा है, तो यहाँ D स्थायी नहीं है क्योंकि D में तो 5 होने चाहिए या 10 होने चाहिए, और यहाँ यस है तो यस में फुल भरा हुआ है परंतु D आधा है, परंतु हमें या तो आधा होना चाहिए या फिर पूरा होना चाहिए, परंतु यहाँ एक पूरा है और एक आधा नहीं है या पूरा भी नहीं है, ठीक है।
तो ये कम स्थायी है अपेक्षाकृत इसकी। अगर मैं 4s1 कर दूं ये भी आधा हो गया, और 3d5 कर दूं ये भी आधा हो गया, दोनों आधे हो गए, यानी ये ज्यादा स्थायी होगा। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। तो हम जब विन्यास लिखते हैं ना, तब ये ध्यान रखते हैं कि क्या स्थायी तो बना पा रहे हैं हम, या अर्धपूरित कर पा रहे हैं। यदि कर पा रहे हैं तो हम अर्धपूरित करते हैं। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को बढ़ते समय ये देखा जाता है। इसलिए हम क्रोमियम का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 4s2 3d4 नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? कि 4s1 और 3d5, क्योंकि ये नीचे वाला विन्यास अधिक स्थायी है अपेक्षाकृत किसके? इसके। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार D9 को हम D10 में चेंज कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, कॉपर को देख रहे होंगे। कॉपर में आप देख, कॉपर हो गया, कॉपर देखे, Ag हो गया, Au हो गया, ये सब आप देख रहे होंगे, इसमें ये आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल है इसके नोट नंबर 2 के। ठीक है, यानी D9 को इसमें D10 में चेंज करना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। नेक्स्ट टॉपिक, प्रभावी नाभिकीय आवेश। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाभिक द्वारा लगने वाला प्रभावी आकर्षण बल को ही हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन या परमाणु में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस पर नाभिक की तरह एक बल लगता है, नाभिक इसको आकर्षित करते हैं, और ये आकर्षण करने वाला बल ही क्या है? प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। ठीक है, ये क्या है? उसके बाद इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें परिभाषा में देखेंगे आप। परमाणु में नाभिक संयोजी इलेक्ट्रॉन पर परमाणु क्रमांक के समान कुल जितना आकर्षण बल लगाता है उसे नाभिकीय आवेश कहते हैं। यानी ये तो एक इलेक्ट्रॉन देखा, ऐसी कक्षा तो बाहर एक और होगी, तो उन पर भी नाभिक यहाँ से बल लगा रहा होगा, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा। तीसरी कक्षा होगी, उस पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन पर भी नाभिक, तो उनका जो परिणामी है टोटल, वो क्या होगा? नाभिक, तो परिणामी नाभिकीय आवेश होगा। लेकिन नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉन पर मध्य टीएनटी अन्य इलेक्ट्रॉन पर या इस संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से प्रतिकर्षित करता है। यानी जो भी, देखिए ये नाभिकीय आवेश इधर खींच रहा है, ठीक है, परंतु ये इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल से समझा देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा नाभिक, ये हमारी फर्स्ट कक्षा हो गई, ये हमारी सेकंड कक्षा हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस कक्षा में भी, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जैसे एक कक्षा यहाँ भी होगी बाहर, इस पे इलेक्ट्रॉन होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। नाभिक इसे भी खींच रहा है, इस वाले को भी खींच रहा है, इस वाले को भी खींच रहा है, इस वाले को भी खींच रहा है, तो इस प्रकार आएगा। अब इधर आएगा, परंतु यहाँ एक ट्विस्ट है ना, कि ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। जब ये इधर आएगा तो इस पर ये ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है, और समान ऋणावेश आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, और इस वाले बल को जब एक संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरे पर क्या करता है? प्रतिकर्षण बल लगाता है, उस प्रतिकर्षण बल को हम क्या करते हैं? परिरक्षण प्रभाव, जिसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बस मैं ये समझाना चाहता हूँ। लेकिन नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉन पर मध्य टीएनटी अन्य इलेक्ट्रॉन इस संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रतिष्ठित करता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर इसे प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा, और इस प्रतिकर्षण को हम क्या करते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव यानी सिग्मा के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। अब ये देखिए, अब ये नाभिक भी इसे इधर खींच रहा है, इसे भी खींचेगा, परंतु ये इलेक्ट्रॉन इसे इधर बाहर की ओर भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई, ये ना इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक खींचेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को भी ये खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो ये इसे प्रतिकर्षित करके बाहर कोशिश धकेलने की कोशिश करेगा। तो इसका जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ लिख रखा है कि आकर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक को जिस बल द्वारा आकर्षित होता है उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्ट के रूप में लिखते हैं, जिसका सूत्र निम्न प्रकार है। जेड इफेक्ट क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड माइनस इसमें से करना होगा हमें प्रतिकर्षण बल को। सिंपल सी बात है कि नाभिक द्वारा परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक जेड है, तो जेड इफेक्ट निकालने के लिए, और ये परिरक्षण प्रभाव है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? निम्न प्रकार होगा। भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश में से कम करना पड़ेगा इसे। परिरक्षण प्रभाव सिग्मा का मान
ज्ञात करने के लिए हमें स्लेटर के नियम को प्रतिपादित किया। स्लेटर ने एक नियम प्रतिपादित किया, उसमें देखा कि जो बार कक्षा वाली है, बार वाली है, उस पर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें परिरक्षण प्रभाव कितना आता है 0.35 यानी 0.35 EU बटे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद उससे कम कक्षा वाले में कितना होगा 0.85, उसके बाद V3 कक्षा में कितना होगा 1, यानी लास्ट वाली जो नाभिक के पास होगी। तो जो हमारा परिरक्षण है वो परिणामी परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, तो सिग्मा, तीनों को जोड़ देंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। एग्जांपल क्या है, आप देख रहे होंगे कि हमने नाइट्रोजन ली, नाइट्रोजन परमाणु संयोजी पर लगने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्ट की गणना कीजिए। अब हम जानते हैं कि जेड यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 और 2p3 होगा, 2 और 2 4 3 7। ठीक है, अब आप देखेंगे फर्स्ट वाला ये नाभिक है, और नाभिक में ये 1s और ये 2s यानी फर्स्ट कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, इसमें s भी होगा और इसमें p भी होगा क्योंकि ये उपकोष है s p, तो इस वाली कक्षा में होंगे। ठीक है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जो बार वाली कक्षा थी उसके लिए स्लेटर ने क्या किया कि इसके लिए 0.35 होता है। ठीक है, और उसके अंदर जाएंगे तो उसके लिए 0.85 होगा उससे कम वाली में, तो यहाँ सेकंड फर्स्ट वाले के लिए 0.85 होगा, इसके लिए 0.35 होगा। अब यहाँ इस वाली में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन तो इस पी के पास है और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है यस के पास है। ठीक है, देखेंगे आप, तब देखिए पहले इसे स्लेटर के नियम से, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों यानी सिग्मा 1 कितना होगा 0.35 इंटू 10 की घात 8 इंटू 4, 4 से क्यों, क्योंकि 2s2 और 2p3 मल्टीप्लाई कराया। अब इन्होंने पता नहीं 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा रखा है, वैसे तो 5 से मल्टीप्लाई कराना चाहिए क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से मल्टीप्लाई कराना चाहिए। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद फर्स्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो फर्स्ट वाली कक्षा के लिए जो हमारा म्यू का मान है वो कितना है 0.85, तो उसके लिए कितना वैल्यू हो गया 1.70 EU हो गया। अब इनको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हमें मान कितना मिला 3.10 EU। ठीक है, समीकरण नंबर 1, तो जेड इफेक्ट कितना हो गया, ये हमारा जेड इफेक्ट हो गया। इस परमाणु क्रमांक कितने थे 7, 7 में से हमने 3.10 को घटा दिया तो कितना हो गया 3.90 EU हो गया। तो अब हमारा ये जो चैप्टर था यूनिट नंबर फर्स्ट थी, तो यूनिट नंबर फर्स्ट तो हमारी फिनिश हो गई है, इसका तो द एंड हो गया। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है हमारे 14 नंबर तो पक्के हो चुके हैं। अब इसके बाद हम सेकंड यूनिट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा हम ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, जिससे उनके अगर किसी कोचिंग में जाकर 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो उससे अच्छा है कि यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तथा अगर इनकी पीडीएफ्स को आप इस वाले, अब मैं क्या करूँगा अभी एक साथ जैसे पूरी क्लासें हो गई तो अभी इसकी एक जो पीडीएफ है उस पीडीएफ्स को आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, जिससे आप वहाँ से डाउनलोड करके या तो आप जेरोक्स निकला सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।